Hello students, welcome back. So here we are discussing about excretory system and up to here we have discussed about kidney structure. हमने किडनी की स्ट्रक्चर भी अभी तक डिस्कशन कर लिया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसके बारे में. As kidney is made up of, you can say, lakhs of this structure and that is known as nephron. Nephron जो स्ट्रक्चर है इसमें हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए, सो देयर एज यू कैन सी nephron, for that we can write down the definition actually, that the structural and functional unit of kidneys. ठीक है, किडनी की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं. ठीक है, और नेफ्रॉन हम अब इसकी प्रॉपर जो है इसके पार्ट्स के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट ऑल दैट प्रोसेसेस टेक प्लेस, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ब्लड में से फिल्टर होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट ऑल थिंग्स टेक प्लेस हियर. ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन किडनी एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स, ये लैक्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट होती है. तो यहाँ हम पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मेजरली 3 पार्ट्स. कुछ बुक्स में आपको 4 भी लिखे हुए रहते हैं, नेक रीजन भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो इसके मेजर पार्ट्स हैं दैट आर बोमन कैप्सूल, और I don't think so that you are not familiar with this diagram or the nephron structure. इससे सभी फैमिलियर हैं, ये हमारे प्रीवियस क्लासेस से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. तो यहाँ भी वही चीज़ है, बट लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ ओवर देयर. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे है, तो उसको हम गेन करेंगे और समझेंगे. ठीक है, देखिए, और बोमन कैप्सूल सेकेंड पार्ट एज, देखिए इसको सेक्रेटरी पोर्शन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं. सेक्रेटरी पोर्शन जो ट्यूबुलर पार्ट है, उस ट्यूबुलर पार्ट में हम पीसीटी, डीसीटी, ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, वो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है. कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन जरूर होती है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं, पर ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं. और एज यू नो वी ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम. वैसे यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन हम डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझते हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से ये चीज़ जो है आपको क्लियर होगी. अभी मैं आपको एक ब्रीफ डायग्राम आप कह सकते हैं बना करके दिखा रहा हूँ. लेटर ऑन हम इसके एक एक पार्ट के बारे में, कौन से सेल से ये बने हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे. देखिए, first of all, as you can see, a cup shaped structure is present over there. Okay, so this cup shaped structure which you can see, this is Bowman capsule. ठीक है, and from the back side of it or from the base of it
a small highly coiled tubule structure is arises. ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अराइज होती है। क्लियर है? एंड एज इफ यू रिमेंबर, हमने किडनी की जब स्ट्रक्चर की बात की थी, देन वी have divided kidneys into two regions. outer region, हमने outer region जो है उसे कॉर्टेक्स कहा था और inner region को मेडुला आपने नाम दिया था। ठीक है ना? सो उसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बोमेन कैप्सूल है और जो हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाई है, दिस इज एक्चुअली PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन। और उसके बाद आप देखेंगे दिस लीड्स टू और एंटर्स इनटू मेडुला पार्ट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मेडुला रीजन में एंटर करती है, मेडुला रीजन में एंटर करेगी एंड टेक्स and forms a loop like structure. There it get broader, यहाँ पे थोड़ी सी ये ब्रॉड हो जाती है एंड एट द एंड लिटिल बिट मेक इट क्लियर, थोड़ा सा इसको और क्लियर सही से बना लेते हैं। ठीक है, सो अप टू हियर दैट स्ट्रक्चर एज यू कैन सी दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देयर इट इज नोन एज हेनलेज लूप। ये हेनलेज लूप कहलाती है और इसमें ये जो नीचे की तरफ जो आर्म आ रही है कमिंग डाउनवर्ड्स, ये होती है descending limbs, descending limb, and this one it is ascending limb, or this forms like hairpin structure. ठीक है, and both of these arm descending and assembling limb comprises together, it is known as हेनलेज लूप। मतलब इन दोनों को साथ में ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, हम इसको हेनलेज लूप कहते हैं। और लेटर ऑन दिस हेनलेज लूप अगेन कॉन्वोल्यूटेड, फिर से कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाता है। And finally it opens into collecting duct. So there the highly tubular structure which have formed, it is distal convoluted tubule DCT, and this is our collecting duct. ये क्या हो जाएगा आपका collecting duct. सो हमने जो मेजर नेम देखे उसमें ये बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, फिर आप डीसीटी पार्ट को देख पा रहे हैं जो कि यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, क्योंकि ये थोड़ा आप कह सकते हैं एंड सीरी की तरफ है ऑफ द नेफ्रॉन, और ये फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। अलॉन्ग विद दैट, एज यू नो, द ब्लड वेसल विच टेक ब्लड into
this Bowman capsule is known as afferent arteriole, and the blood vessel which take away blood from this capsule, it is known as efferent arteriole। यानी यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती है वो होती है एफरेंट आर्टीरियोल, और जो ब्लड लेकर के जाती है उसे कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। और यहाँ इस बोमन कैप्सूल में ये जो आर्टीरियोल्स हैं, बोमन जो ब्लड वेसल्स है, दे डिवाइड इनटू मेनी थिन कैपिलरीज। पतली पतली कैपिलरीज में अपनी बहुत सारी शाखाएं ऐसे बना लेती हैं। मेनी thin blood capillaries, they form around 50 blood capillaries are present in that glomerulus capsule and they form a tuft like structure। ऐसे tuft like structure जो है ये बना लेती हैं, काफ़ी ये गुच्छा जैसा बन जाता है as blood capillaries are over there। देखिए आप सभी को मैंने ये बताया रेनल आर्टरी जो है ब्लड वेसल्स जो हैं किडनी में एंटर करती हैं और रेनल वेन वहाँ से ब्लड को लेकर के जाती हैं। लेकिन ये रेनल आर्टरी जब एंटर करती है देन इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती है। और जब ये यहाँ पहुँचती है देन इट डिवाइड्स इनटू रेनल आर्टीरियोल्स, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स है, तो एफरेंट आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाती है और उसके बाद वो छोटी छोटी कैपिलरीज में थिन ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और वो आपस में कंबाइन करके फिर इफरेंट आर्टीरियोल बनाते हैं। एज यू नो हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो आपने देखा जो ब्लड रेनल आर्टरी से आया वो मेनी ब्रांचेस में डिवाइड हुई, फिर वो मेनी ब्रांचेस एफरेंट में डिवाइड हुई, एफरेंट कैपिलरीज में, कैपिलरीज वापस कंबाइन करके इफरेंट बना लेती हैं और वो रेनल वेन में चला जाता है। तो इस तरह से वो ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो करता है, डज नॉट कम आउट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपने ये देखा। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑल ओवर फिर ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसमें नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर में ये स्प्रेड होती है, फैली भी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं नेफ्रॉन जो है, समटाइम इट हैपन्स कि ये जो लूप है इट इज़ नॉट डीप, ये थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। कुछ नेफ्रॉन ऐसी होती हैं कि वो जो ये मेडुलरी रीजन है उसमें नेफ्रॉन ये ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। नेफ्रॉन का हेनले लूप जो है वो ज़्यादा डीप नहीं जाता है, शॉर्टर इट इज़। तो ऐसा जो नेफ्रॉन है उसे हम कहते हैं टाइप्स। अगर हम देखें ना नेफ्रॉन की टाइप्स, तो ये जो नेफ्रॉन है वो कहलाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन which have shorter Henle's loop. Loop of Henle is shorter. It do not goes deep into the which region? Medulla region. ठीक है। और दूसरा एज यू कैन सी हमने सेकेंड टाइप वाला बनाया और इट इज़ कॉमन। ये कॉमन होता है कि ये डीप जा रहा है, लॉन्ग आप कह सकते हैं हेनले लूप होती है। सो वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो सम ऑर्गेनिज्म उनमें ये लॉन्ग हेनले लूप और भी ज़्यादा लॉन्ग होती है, जैसे डेजर्ट एनिमल की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, आप जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूरिन फॉर्मेशन जब होता है तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। कौन? हेनलेज लूप। तो अगर वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है तो सीधी सी बात ये है वाटर को कंजर्व कर रही है बॉडी में, तो ये डेजर्ट एनिमल में ये ज़्यादा लॉन्ग होता है।
और जैसे what aquatic animals है, फिशेज वगैरह है, ये हेनले लूप absent होता है because there is no need of water conservation. So there as we are discussing, इसके अलावा देखिए ये जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, इट ये कैपिलरीज में डिवाइड होती है और यू कैन से दैट इट फॉर्म्स ब्रांचेस ओवर देयर अराउंड दिस पीसीटी पार्ट. पीसीटी पार्ट की तरफ मतलब ब्लड वेसल्स पूरी तरह से फैल जाती है. तो ये रीजन, और समटाइम्स ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कुछ इस तरह से हेनले लूप के चारों तरफ फैली हुई होती हैं. तो इन दोनों को हम अलग अलग नाम देते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग नाम देते हैं. जो ट्यूब पीसीटी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज पीसीटी के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं उसे कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. एंड द ब्लड वेसल्स जनरली इट इज नॉट प्रेजेंट, बट ये देखिए जैसे इसमें हम देखें तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो छोटा होता है तो उसमें ये प्रेजेंट नहीं होती है. हाँ, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है और इस ब्लड वेसल को हम कहते हैं वासा रेक्टी. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये ब्लड का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है. ये इनके फंक्शंस क्या हैं हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. नाउ मैंने आपको ये स्ट्रक्चर नॉर्मली बताई है, इसमें कौन से पार्ट्स हैं. अब ईच एंड एवरी वन पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर. देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब बोमन कैप्सूल, और इसमें ये हमने टफ्ट का तो नाम लिखा ही नहीं, ये आपने अब देखिए क्लास में होते तो आप लोग याद दिला देते सर ये छोड़ दिया, पर वीडियो में हमें याद करना पड़ता है और कई बार मिस भी हो जाती है. ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है. द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड दिस बोमन कैप्सूल. ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस इसको कह रहे हैं हम. तो मैं बता रहा था कि जो अगली स्ट्रक्चर है हम जिसके बारे में बात करेंगे, ये पूरी स्ट्रक्चर कप शेप स्ट्रक्चर आपने कहा बोमन कैप्सूल, टफ्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इट दैट कैपिलरीज इट ग्लोमेरुलस. इन दोनों को साथ में क्या नाम देते हैं? इन दोनों को साथ में नाम देते हैं मेल्पिगियन बॉडी. क्या नाम देते हैं? मेल्पिगियन बॉडी. देखिए मेल्पिगियन बॉडी की जिस फटाफट से हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. एज मेल्पिगियन बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ बोमन कैप्सूल and that glomerulus. ये मेल्पिगियन बॉडी और जो ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, उसको मेल्पिगियन बॉडी कहते हैं. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर नाउ ऑफ देखिए फटाफट से हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. यहां से थोड़ी सी सही कर लेते हैं. ठीक है ना. दिस स्ट्रक्चर अभी इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम बात करें तो जो ये आप देख रहे हैं बोमन कैप्सूल हमने ड्रॉ किया है, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. ये 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर. दिस इनर वन इज विसरल एंड द आउटर वन इज पैराइटल. ठीक है, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर. ये जो पैराइटल विसरल लेयर है, विसरल लेयर इट इज मेड अप ऑफ दैट सेल्स पोडोसाइट्स. विसरल लेयर जो है वो पोडोसाइट्स सेल्स की बनी हुई है, एज लाइक पोड्स. जैसे
यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये पोड्स पैर जैसी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। सो पोडोसाइट्स, लेट्स ड्रॉ इट, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैं इरेज कर दूँ और अंदर आपको जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये जो सेल्स हैं कुछ इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से ये सेल्स जो हैं एज पोडोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे फॉर्म इनर लेयर। ठीक है, तो ये सेल्स हमने जो नाम दिया एज पोडोसाइट्स आर दीज लेयर्स। क्लियर है? अलॉन्ग विद दैट ये जो पोडोसाइट्स आप देख रहे हैं इनमें ये पेराइटल लेयर, आउटर वन पेराइटल लेयर स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है और स्क्वामोस एपिथेलियम लेयर कुछ इस तरह से हम इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन, क्या देखा हमने? एज दिस स्ट्रक्चर पोडोसाइट्स यू कैन सी, ये पोडोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में देखिए स्लिट गैप प्रेजेंट है, छोटा सा गैप प्रेजेंट है हियर, स्लिट पोर। और ये जो पैराइटल सेल्स आप देख रहे हैं ये सेल्स इनमें जो प्रेजेंट हैं स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स जो हैं ये इनमें प्रेजेंट है। सो हियर व्हाट वी हैव सीन, ये स्लिट पोर्स। अब देखिए इनमें बनाते हैं हम ब्लड कैपिलरीज। सो एफरेंट एंड देयर इट इज efferent blood capillaries. So this blood capillaries is going over there in this manner, they combine together and they form a tuft of blood capillaries. Around 50 blood vessels are over there. This tuft and here in this region another membrane is present that is known as basement membrane. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हुई यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है और ये इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायमीटर का डिफरेंस है। मतलब एक ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी है, और एक ल्यूमन उसका नैरोवर है। ल्यूमन की नाम भी याद है, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर व्हाट इज़ ल्यूमन। ल्यूमन देखिए बेटा, बीच में कोई भी आप ऑर्गन देख रहे हैं तो उनमें जो अंदर की तरफ स्पेस होता है, कैविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन माई माउथ देयर इज स्पेस, कैविटी प्रेजेंट है। ऐसे ही अंदर आप जाते हैं फूड पाइप में जो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो स्पेस है उसी को ल्यूमन कहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो ल्यूमन है या डायमीटर है इन आर्टेरियोल्स का, एफरेंट का ज़्यादा होता है, मतलब वो ब्लड ज़्यादा लेके आएगी, और इफरेंट का डायमीटर कम होता है तो वो ब्लड को कम लेकर के जाएगी आउटसाइड, ड्यू टू विच दैट द डिफरेंस इन प्रेशर, ब्लड प्रेशर टेक्स प्लेस। यहाँ इस डिफरेंस की वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और इसी प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो होती है, यानी कि जो ब्लड में से कुछ सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। हम यूरिन फॉर्मेशन इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ इस तरह से ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन।
और यहाँ देखिए नीचे की तरफ कैपिलरीज जो हैं उनकी लेयर प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो है मेल्पिगियन बॉडी, जिसमें ये ग्लोमेरुलस पार्ट हो जाएगा, ये टफ्ट वाला पार्ट ग्लोमेरुलस टफ्ट रीजन, और ये बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये समझना है कि ये जो लेयर बन रही है वो 3 लेयर्स जो बन रही है उन्हीं के बीच में एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होता है, यानी ब्लड से सब्सटेंस फिल्टर आउट होते हैं। जो फिल्ट्रेट रिलीज होता है वो फिल्ट्रेट फिर इस रीजन में, इस कैविटी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्लिट्स देख रहे हैं, स्लिट पोर्स आर प्रेजेंट। और मैं आपको छोटी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ, हम एक बार इस रेस्पिरेटरी जो ये स्ट्रक्चर जिसे आप देखिए एक बार, अबव दिस वी हैव डिस्कस्ड, इसके नीचे हमने भी डिस्कस नहीं किया है, हमने यहाँ तक इसको डिस्कस किया है। तो टफ्ट आप देख पा रहे हैं इस तरह से बने हुए हैं, पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, और इन पोडोसाइट्स पैराइटल और विसरल लेयर प्रेजेंट है। कैपिलरीज आप देख पा रहे हैं, एफरेंट का डायमीटर देखिए थोड़ी ब्रॉड है, और इफरेंट का डायमीटर देखिए थोड़ी नैरोअर है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे एक्चुअल में वो था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यानी वो 3 लेयर्स जो प्रेजेंट थी, देखिए 3 लेयर्स जो प्रेजेंट थी, हमने अभी देखा दैट पोडोसाइट सेल्स, कुछ इस तरह से पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट थी, और उन पोडोसाइट सेल्स के बाद में बीच में कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर जो कैपिलरीज जो कि सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स से बनी हुई हैं, ये कैपिलरीज की वॉल है। ठीक है, तो आप जिसे देख पा रहे हैं, these 3 layers together they forms filtration membrane, और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स की बनी हुई हैं। इनमें तीनों लेयर्स के नाम, जैसे ये है वॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, ये बेसमेंट लेयर, और पोडोसाइट्स सेल्स और पोडोसाइट लेयर। ठीक है, ये हो गई आपकी पोडोसाइट। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन जो यहाँ ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं ये, तो ये देखिए यहाँ आप जिसे देख पा रहे हैं इनके बीच में जो गैप है, स्लिट पोर, इनके बीच में गैप प्रेजेंट है। सो जो कैपिलरीज में ब्लड है, जब प्रेशर क्रिएट होता है, जो मैंने बताया कि डायमीटर में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, और जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो जो ब्लड में सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, आप ये कह सकते हैं ब्लड में मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज़्यादातर पार्ट जो है वो फिल्टर आउट होकर के इस रीजन में जो ये रीजन है ना, जो बोमन कैप्सूल का ये रीजन है, फिल्टर आउट होकर के इस रीजन में वो फिल्ट्रेट आ जाता है छन करके। देखिए स्टिल वी आर नॉट सेइंग दैट इट इज यूरिन, अभी हम इसको यूरिन नहीं कह रहे, हम इसको फिल्ट्रेट वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस अभी प्रेजेंट हैं जो यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर के आते हैं। इसमें आप ये कहते हैं कि ब्लड सेल्स और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके ऑलमोस्ट लगभग सभी सब्सटेंस जो हैं वो प्लाज्मा से इसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा से इसमें फिल्टर आउट होते हैं। तो ये आपने देखी जो मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये देखा
वॉल ऑफ कैपिलरीज, बेसमेंट लेयर, पोडोसाइट्स, इनके बीच में, पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस है उसे स्लिट पोर हमने नाम दिया। उसी तरह से ये इन सेल्स के बीच में भी आप स्पेस देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं फेनेस्ट्री, द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरीज, फेनेस्ट्री। तो जो स्पेस है उन्हीं से आप कह सकते हैं प्रेशर जब क्रिएट होगा तो वो ब्लड का जो पार्ट है वो फिल्टर आउट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे बोमन कैप्सूल की बात हो गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज पीसीटी। आप जब बोमन कैप्सूल को देखेंगे, फटाफट से हम बोमन कैप्सूल ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ Malpighian body, this is known as PCT, proximal convoluted tubule। और जो proximal convoluted tubule है, ये वाली ट्यूब्स, ये सिंपली आप ये कहेंगे कि इट इज दैट इसकी जो सेल्स हैं, these cells are highly brush bordered cuboidal cells are present, or cuboidal epithelium we can write down। that are also known as माइक्रोविलाई। इनको आप माइक्रोविलाई कह सकते हैं। इफ़ यू रिकॉल, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो देखिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, और उन्हीं विलाई पर और भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसको हम माइक्रोविलाई नाम देते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पीसीटी, इसमें भी कुछ इसी तरह से ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। वैसे ये माइक्रोविलाई ऑल ओवर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, पीसीटी है, नेफ्रॉन है, सॉरी हेनले लूप है और डीसीटी है, तो उनमें प्रेजेंट होती है, पर उनमें जैसे जैसे आप जाएंगे लास्ट में जब डीसीटी में देखेंगे तो माइक्रोविलाई आर लेसर इन नंबर, माइक्रोविलाई बहुत कम संख्या में वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये बात हुई इनके पीसीटी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हेनले लूप है। तो मैं यहाँ पर हेनले लूप जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। It becomes little bit broader and then again it is highly convoluted। तो ये आगे डीसीटी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे ये जो नीचे आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाली असेंडिंग
limb. Descending limb or ascending limbs which is coming down, ascending limbs going up, which both of them forms Henle loop. ये दोनों क्या बनाती हैं? हेनले का लूप बनाती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम, स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है और इट इज थिनर इन कंपेरिजन ऑफ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के मुकाबले में ये थिनर होती है और इट इज परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए परमिएबल होती है, मतलब वाटर का मूवमेंट इस मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है और इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड और सोडियम और क्लोरीन आयंस। सोडियम और क्लोरीन आयंस के लिए ये इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट होती है। तो आपने डिसेंडिंग लिम्ब जो देखी विच इज़ कमिंग डाउन, ये लेयर जो है वो स्क्वामोस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है और ये थिनर होती है इन कंपैरिजन ऑफ असेंडिंग। साथ में ये परमिएबल टू वाटर, यानी वाटर जो है एब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पर, और सोडियम और क्लोरीन आयंस जो हैं या सोडियम क्लोराइड आयंस वो एब्जॉर्ब परमिएबल नहीं होते हैं, मतलब सीधी सी बात है। और अगर हम इसी में कंपैरिजन में असेंडिंग लिम्ब के बारे में बात करते हैं तो असेंडिंग लिम्ब्स में आप देखेंगे ये स्क्वामोस से बनी है, ये बनी हुई है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एज यू कैन सी इट इन मेडुला रीजन इट बिकम लिटिल बिट ब्रॉडर, सो इट इज, ये थिनर है, ये है थिकर देन डिसेंडिंग लिम्ब्स। ये डिसेंडिंग लिम्ब से थिक होती है। अलॉन्ग विद दैट ये बिल्कुल उल्टी होती है इसका, ये जो दो प्रॉपर्टीज है परमिएबल वाली ये बिल्कुल अपोजिट होती है, मतलब ये नीचे और जो आ रही है परमिएबल टू वाटर है तो आप ये बोलेंगे इट इज इम्परमिएबल to water and permeable to sodium और क्लोरीन आयंस, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड आयंस के लिए ये परमिएबल होती है। यानी यहाँ पर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि सोडियम और पोटेशियम आयन जो है एब्जॉर्ब होते हैं। वैसे एब्जॉर्ब कहने का मतलब ये है कि लिटिल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में जो फंक्शन हो रहा है वो सोडियम आयंस का वो एक्सचेंज होता है। लेटर ऑन, एज यू नो दिस स्ट्रक्चर ओपन्स इनटू द एंड पार्ट ऑफ दिस असेंडिंग लिम्ब ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट को हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज़ रिटन ओवर देयर, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो हम इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज DCT पोर्शन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत लिखें तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये बना हुआ है। और इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो पीसीडी पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सभी के लिए परमिएबल होता है, स्पेशली जो आयंस हैं सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, उनके लिए ये ज़्यादा परमिएबल होता है। और बाकी सभी ये जो परमिएबिलिटी है इसकी सबके लिए होती है, सोडियम आयन तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे परमिएबल टू स्पेशली सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये DCT। लेटर ऑन ऑफ दिस DCT लेट मी ड्रॉ विथ अनदर कलर। ये DCT जो है ओपन हो जाती है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट।
और कलेक्टिंग डक्ट, फिर आगे आप सभी को पता है ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपस में कंबाइन करती हैं और उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है किडनी के पेल्विस रीजन में, यानी यूरिन वहाँ से रिलीज आउट किया जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट भी आप कह सकते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम सेल से बनी हुई है। ये कॉलुमनर एपिथेलियम सेल से बनी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं और वो बनाती हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। यहाँ पर मैं लिख दूँ मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स combine to form duct of Bellini। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में यहाँ जैसे अगर हम उस पार्ट को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये डायमीटर की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यही प्रेशर जो है वो ब्लड को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। सो इन दिस मैनर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है। अब हम बात करेंगे हाउ डज दैट फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, किस तरह से वो यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन वैसे देखिए पहले फिल्टर होगा, फिर रीऑब्जर्प्शन होगा और सेक्रीशन होता है कुछ सब्सटेंसेस का। तो इन दिस मैनर यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये हुई बात आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। हम अगले वीडियो में बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। ओके, थैंक यू।